अगर नीतीश कुमार चाहते, चंद्रबाबू नायडू चाहते, दो के चाहने से ही ये बिल रुक जाता। जब ऐसा है तो वो बयान दे या फिर किशनगंज छोड़ के चला जाए, लेकिन वो तो ये कर नहीं रहे हैं। कन्हैया कुमार आए हुए जिस मकसद से, उस मकसद में तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। मोदी जी आए हैं, इस तरह का मामला उठा रहे हैं, और खास करके बिहार के मुख्यमंत्री एनआरसी सीए में भी उनके साथ समर्थन में वोट किया। तो आप उस समय बिहार में तो कांग्रेस का कोई नेता दिख नहीं रहा था, और अभी भी नहीं दिख रहा है। उनको इसका विरोध खुल के करना था, और उनके विरोध करने से मैं यकीन करता हूं ये वक्फ बिल कभी पास नहीं होगा। और डरा के ही आज राजनीति किया जा रहा है कि हिंदुस्तान आपका है, किसी का बाप का नहीं है। देश का यही होगा कि मुसलमानों जाग जाओ, घर से निकलो। अत्याचार करना चाह रहे हैं वो, अब बिहार के मुसलमान भी उतनी जागरूक हो चुके हैं। वो आपके टोपी और अवतार दावतनामा से नहीं चलेगा। सिर्फ टिकट देना मेरा मकसद नहीं है। अब हम लोग की तैयारी ये 11 अप्रैल को गांधी मैदान पटना, हमारा मकसद यही है। जनस्वराज तभी आगे बढ़ पाएगा जब इसमें अच्छे लोग आए। उनके यहाँ वो गए क्योंकि वो एक ही कॉलेज से पढ़े हैं, और एक तरह से जदयू में भी प्रशांत किशोर ने कंधा लगाया था। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं दिग्गज टॉक। हमारी मौजूदगी जनस्वराज के जिला संयोजक जनाब तारिक अनवर साहब के साथ है। जिस वक्त हम ये बातचीत कर रहे हैं, इनके पास मौजूद हैं। इस वक्त दिल्ली के लोकसभा में घमासान चल रहा है वक्फ बोर्ड विधेयक को लेकर के। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी को मुस्लिम समाज टकटकी लगाए हुए देख रहे थे और उम्मीद जता रहे थे कि ये लोग ऐसा कुछ करें जिससे ये बिल रुक जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपने ललन सिंह को सुना संसद में बोलते हुए, इन्होंने देश के प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हम धन्यवाद कहते हैं मोदी जी को, जिसने इतना अच्छा बिल लेकर आया है। खैर, अब जदयू के सीनियर लीडर तो मोदी को धन्यवाद कह रहे हैं इस वजह से कि वक्फ बोर्ड विधेयक को मोदी जी ने लाया है, लेकिन किशनगंज में भी जदयू के कुछ नामचीन नेता है। अगर वो भी उन्हें धन्यवाद कहना चाहे हमारे जरिए, तो हम उनके पास आना चाहते हैं कि अगर आप जदयू से हैं और किशनगंज से हैं, बड़े लीडर हैं, और आपको भी लगता है वो बोर्ड बिल काफी बेहतर है, तो आप धन्यवाद कह सकते हैं। हम आपको अपना प्लेटफॉर्म देने के लिए तैयार है। बहरहाल हम तारिक अनवर साहब के साथ हैं। सबसे पहले चूंकि ईद भी गया है और आज इन्होंने ईद मिलन समारोह भी जो है बड़ा ही एक बेहतरीन तरीके से किया है, तो सबसे पहले हम अपनी तरफ से आपको ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। जी, आदाब, नमस्कार, सलाम अलैकुम। मैं भी रमीज भाई आपको ईद की मुबारकबाद, और पूरे किशनगंज के लोगों को ईद की मुबारकबाद, और पूरे बिहार के पूरे तमाम हिंदुस्तान और पूरे बल्क लोगों को ईद की मुबारकबाद देता हूं। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपके द्वारा ये पैगाम मैं पूरे दुनिया तक फैलाना चाहता हूँ। काफी ज्यादा लोग रहे जो ईद मिलन समारोह में आपसे मिलने के लिए आए। उनमें से कई इंद्रदेव पासवान जो कि नगर चेयरमैन है, और बहुत सारे जो लोग हैं। तो इससे पहले कि हम वक्फ बोर्ड बिल पर आए, हम चाहेंगे इस ईद मिलन को लेकर ही कुछ बातें हो जाए। जो लोग आए हैं आपकी दावत पे, जिन लोगों से आपने गले मिला, सेवैयां खिलाया, तमाम तो लोग, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों का आने के लिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये गंगा जमनी तहजीब की बात है। वो हम अपने पर्व में हमको बुलाते हैं, हम भी जाते हैं उनके पर्व में, और ईद मिलन हम लोग का असल गले मिलने का ही है, और उसमें कोई भेदभाव की बात नहीं है। वो लोग आए, अच्छे से हम लोगों ने गले मिला, उनके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जिसमें खास करके यहाँ की जो जिला चेयरमैन हैं इंद्रदेव पासवान, धर्मचंद जैन वकील हैं, अद्विकता हैं, बहुत बड़े गोपाल मंडल सहित अन्य लोग, बहुत लोग आए। जावेद साहब आए जो टीएमसी से यहाँ चुनाव भी लड़ चुके हैं किशनगंज से। तो ऐसे तमाम कार्यकर्ता भी आए, हमारे दोस्त भी आए, और आज तीसरा दिन भी हम लोग का जारी है, क्योंकि यही जिंदगी है, इसी का नाम मोहब्बत है। इस पैगाम को हम लोग पहुंचाना चाहते हैं। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, जो कि मुस्लिम वोटरों का एक बड़ा तबका उनके साथ है, और उनके वोटरों से वो चुनाव भी जीतते हैं, अपनी नैया को पार कराते हैं। मुस्लिम समाज उनकी तरफ टकटकी लगाए हुए देखता रह गया, और वक्फ बोर्ड बिल विधेयक जो है पेश कर दिया गया। ये अफसोसजनक है। इस बिल को पेश करने से पहले आप तमाम मुसलमानों से, आप जैसे कह रहे ना अच्छे के लिए है, तो इनको गांव-गांव तक पहुंचाना था, समझाना था। जब तक छुपा हुआ कुछ चीज़ नहीं है, कुछ चीज़ गलत नहीं है, तो हम लोग क्यों विरोध करते हैं? लेकिन आप मेरे पर्सनल चीज़ में जो लाना चाह रहे हैं, पहले 3 तलाक का मामला उठाया, हिजाब का मामला लाया, फिर अभी वक्फ बोर्ड का मामला, जो कि मामला हम लोग का ये पर्सनल है, और ये संविधान ने मुझे हक दिया है हर धर्म को
कि आप अपने हक के इसमें रहे, उसमें दूसरा सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं इस तरह का मामला उठा रहे हैं और खास करके बिहार के मुख्यमंत्री एनआरसी सीए में भी उनके साथ समर्थन में वोट किया और अभी वक्फ बोर्ड में भी किया। और मैं उनसे यही कहना चाहता हूं, आप टोपी पहनने से काम नहीं चलेगा। आप दिखाने के लिए टोपी पहन रहे हैं, लेकिन आपकी सोच जो आरएसएस की सोच है, आप उन सोच के साथ यहाँ के मुसलमान के साथ आप जो अत्याचार करना चाह रहे हैं, वो अब बिहार के मुसलमान भी उतनी जागरूक हो चुके हैं। वो आपके टोपी और अवतार दावतनामा से नहीं चलेगा। उनके पर्सनल लाइफ को आप लोग इंटरफेयर नहीं करें। जनस्वराज वक्फ बोर्ड बिल को लेकर कहां पर खड़ा है, उनकी क्या अपनी रणनीति, क्या सोच रखता है जनस्वराज? देखिए, लगातार हमारे श्री प्रशांत किशोर, आज भी उनकी एक बयान आई है और बहुत बड़ा हमला किया। अगर नीतीश कुमार चाहते, चंद्रबाबू नायडू चाहते, दो के चाहने से ही ये बिल रुक जाता है। चिराग पासवान अपने फादर को याद करे, क्योंकि वो उनके फादर की जीत में मुसलमान का बहुत बड़ा योगदान रहा। इस चीज को चिराग पासवान भी जान रहा है, लेकिन सबको डर अपना है और डरा के ही आज राजनीति किया जा रहा है। लेकिन हम लोग भी इस बार मुसलमान सबसे अपील करेंगे कि आप भी 18% आपकी बहुत बड़ी ताकत है। ये बिहार से स्टार्ट कीजिए, इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान तक के लोग जान जाएंगे कि मुसलमान आपस में बटे हुए नहीं है, एक साथ हैं और एक साथ खड़ा रहेंगे। ईद के दिन जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का किशनगंज आना होता है। मुस्लिम बाहुल इलाका है सीमांचल, और ईद के दिन वो आते हैं और कई बड़े नेताओं के जो है दरवाजे पे भी उनका जाना होता है। इसे सियासी समझा जाए या इसे सिर्फ ईद तक सीमित रखा जाए? नहीं, ये क्या है कि पूरे बिहार में मुस्लिम की जो सबसे बड़ी आबादी है किशनगंज और सीमांचल है, और एक सबसे बड़ी खुशनसीबी भी है जो इस इलाका के लोग हैं। मैं कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में घुमा हूँ, लेकिन ऐसा इलाका, इतना मायूस इलाका, तो हम लोग ने भी अपील किया था कि आप ईद मिलने के लिए सीमांचल के लोग आए, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत मोहब्बत देने वाले हैं, भाईचारा के पैगाम देने वाले हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे लगातार मुसलमान के नमाज कहाँ पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, इस पे बहुत तरह का हमला किया जा रहा है। छोटे छोटे मीडिया और कुछ ऐसे नेता अलग तरह के बयान करते हैं, लेकिन जो पार्टी का नेता या कोई बोलते हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष हमारे किशनगंज में ही रहते हैं। जब ऐसा है तो वो बयान दे या फिर किशनगंज छोड़ के चला जाए, लेकिन वो तो ये कर नहीं रहे हैं, ना बयान देते हैं नहीं जाते हैं। यहाँ के मुसलमान के वोट से जीतते हैं, लेकिन नफरत यहीं के मुसलमान के खिलाफ करते हैं। तो ये प्रशांत किशोर का आना और रह गया नेता के पास जाना, नेता बन के वो किसी के पास नहीं गए, दोस्त कह के एक नेता मास्टर मुजाहिद साहब का नाम आ रहा बार बार, उनके यहाँ वो गए, कह के वो एक ही कॉलेज से पढ़े हैं और एक तरह से जदयू में भी प्रशांत किशोर ने कंधा लगाया था और लगातार नीतीश कुमार के साथ काम किया था। तो आपसी उन लोगों का रिलेशन था, उन्होंने दावत दिया, इन्होंने कबूल कर लिया, तो ये मोहब्बत का चीज है, इसके लिए हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। 2025 विधानसभा चुनाव जो है अब अनकरीब है। 6 से 7 माह का जो वक्त है वो बचा खुचा रह गया, लेकिन ऐसे में अभी तक सीमांचल या पूरे बिहार से जो है आप कौन कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, किसी को खुली छूट नहीं दी जा रही है। तो ऐन वक्त पर और बाकी पार्टियां बेकर पहले से है, वो मजबूत है, आप नई पार्टी है, तो नहीं लगता है कि ऐन वक्त पे कैंडिडेट का ऐलान होगा तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा नुकसान वाली बात हो जाएगी? नहीं, अब हम लोग की तैयारी ये 11 अप्रैल को गांधी मैदान पटना जो इतिहास रचने जा रहे हैं, ना बिहार ने कभी वैसा माहौल देखा होगा बिहार बदलने की ताकत के लिए, ना कभी देख पाएंगे। वो 11 तारीख के बाद हम लोग सबको बोल चुके हैं कि आप अपने इलाका में, श्री प्रशांत किशोर भी बोल चुके हैं। मान लीजिए अभी इसलिए हम लोग किसी को नहीं बोल रहे, बहुत से लोग का सर्वे चालू है, ठीक है। मान लीजिए हम लोग चाह रहे हैं सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास के साथ नेता है, सिर्फ टिकट देना मेरा मकसद नहीं है। अगर वो मकसद होता तो इतना दिन तक हम लोग सर्च जो किए या प्रशांत किशोर पद यात्रा किए तो वो लगातार गांधी मैदान में पार्टी बना सकते थे। तो हमारा मकसद यही है, जनस्वराज तभी आगे बढ़ पाएगा जब इसमें अच्छे लोग आएंगे। तो अच्छे लोग के लिए कंपटीशन भी है। अब जैसे हम जुड़े हुए हैं, हमारे लिए भी कंपटीशन है कि आप अपने इलाका में जाके मेहनत कीजिए। अगर आपको चुनाव लड़ना है तो समाज के बीच जाइए और समाज सर्वे करके तारीख अनवर के साथ खड़ा है कि नहीं है, तब टिकट फाइनल होगा। तो बहुत जल्दी ये भी क्लियर हो जाएगा कि इनको कहां से लड़ना। एनआरसी, सीए, 3 तलाक, उसके बाद फिर वक्फ का मामला, लगातार ऐसे कानून है जिसको लेकर मुसलमान विरोध में है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से थोपा जा रहा है। यूं मानकर चले कि मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ी साजिश है वो की जा रही है। क्या लगता है कि क्या भविष्य होगा, इस तरह से क्या कुछ होगा देश का? देश का यही होगा कि मुसलमानों जाग जाओ, घर से निकलो। नहीं निकलोगे
गिरफ्तारी देना होगा, आज़ादी की लड़ाई की तरह हम लोग को रोड पे आना पड़ेगा। घर में बैठे हम राजनीतिक करते रहेंगे। आपने देखा किसान आंदोलन, 800-900 किसान शहीद हुए, लेकिन उतना बड़ा प्रयास करने के बाद भी उनको वो बिल वापस लेना पड़ा। तो जब तक आप अपनी पहचान, आप छोटी मोटी आबादी नहीं है, आप अपने हक के लिए एक मुश्त होके फिरका परस्ती में ना बट के एक मुसलमान बन के जब आप आएंगे तो अच्छे अच्छे सरकार की कुर्सी को हिला देंगे और वो आपका काम सुनेगा, कह के आपको संविधान में वो हक दिया है कि हिंदुस्तान आपका है, किसी का बाप का नहीं है। मैं तमाम लोगों से इस बात को कहना चाहता हूँ। आज जिस टाइम हम लोग बात कर रहे हैं और उसी वक्त आज ही के दिन कांग्रेस का जो पश्चिमी चंपारण से जो यात्रा शुरू हुआ था, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा, उसको लेकर कन्हैया कुमार जो है किशनगंज जो है वो आए हुए हैं, क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहेंगे, कन्हैया कुमार आए हुए जिस मकसद से, उस मकसद में तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। कह के कन्हैया को रोकने के लिए तेजस्वी यादव ने बहुत प्रयास किया, फिर भी कांग्रेस ने उसे लॉन्च कर दिया। अब ये दोनों तो पहले गठबंधन होंगे कि नहीं होंगे कहना मुश्किल है। कन्हैया बिहार का बेटा था, इसको दिल्ली से चुनाव लड़ाए और अब इनको बिहार नजर आ रहा है। भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं? कांग्रेस को तो खुद समझ में नहीं आ रहा, वो खुद कंफ्यूजन है। आप जब तक ईमानदारी से, कह के आप बहुत बड़ी पार्टी हैं, एक इतने दिन तक सत्ता संभाले हैं, लेकिन आप ईमानदारी से जनता की बात नहीं उठाइएगा। खाली इलेक्शन मुद्दा होगा तो आप बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं। आप इलेक्शन के समय में ये मुद्दा उठा रहे हैं, इतना दिन से कहां थे? इतने दिन से बिहार तो ऐसे बेरोजगार की जगह है और आप यात्रा तब कर रहे हैं जब इलेक्शन का समय है। तो आप तो सिर्फ इलेक्शन के लिए भी आए ना, समाज के लिए अगर काम करना होता तो 5 साल से नीतीश कुमार लगातार राज कर रहा है, मोदी जी 10-11 साल से लगातार राज कर रहा है। तो आप उस समय बिहार में तो कांग्रेस का कोई नेता दिख नहीं रहा था और अभी भी नहीं दिख रहा है। हकीकत में सिर्फ कन्हैया कुमार अगर 10-20 लोग के साथ सोच रहे हैं बिहार बदलने के लिए और रोजगार की बात करने के लिए, तो ये संभव नहीं है जब तक आप खुले मान से बिहार के साथ हक में खड़ा नहीं हो। कह के खड़ा अगर होते तो बिहार आज आगे रहता, कह के आपके रीजन में बिहार 70 साल देखा भी है। इसलिए अभी इस पे हम लोग कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है उनकी यात्रा ले। क्योंकि वक्फ बोर्ड पर बात हुई और नीतीश कुमार के लिए 2 शब्द ना बोले तो मैं समझता हूँ कि चर्चा का जो औचित्य है वो बाकी नहीं रह जाता। क्या कहना चाहेंगे नीतीश कुमार के लिए, जिन्होंने हमेशा सेकुलरवाद का जो है चोला पहन कर रहा, और हालांकि उन्होंने काम भी किए हैं, लेकिन कुछ लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया में, देखा कि मुसलमानों को उन्होंने जो कुछ भी दिया था आज उन्होंने सूद समझकर सूद मिला करके उन्होंने वापस ले लिया है। अफसोस के साथ मैं उनका एक चीज में तारीफ करना चाहता हूँ, वो अपने जो भी जितने दिन यहाँ शासन किए हैं और अभी भी मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने जो भी काम किया मुसलमानों के साथ अच्छा काम किया, लेकिन कुर्सी, उनको एक ही चीज से प्यार है, कुर्सी न जाए। कुर्सी के लिए वो सब चीज से समझौता कर लेंगे। हम ताज्जुब करते हैं इस उम्र में भी उनको कुर्सी का चिंता है, क्योंकि वो समाजवादी नेता है। उनको इसका विरोध खुल के करना था और उनके विरोध करने से मैं यकीन करता हूं ये वक्फ बिल कभी पास नहीं हो पाता। तो उनको किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है या उनको कोई दबाव बनाया हुआ है या क्या है, ये हकीकत तो हम लोग नहीं जान सकते हैं। लेकिन मैं नीतीश कुमार से, अगर ये आपने किया तो जितनी आपने नहीं कहता, लास्ट टाइम में हम वो जगह पे पैर रख दिए जहां पे कीचड़ ही कीचड़ है। इस उम्र में आपको ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जनता आपके ऊपर, बिहार की जनता, बिहार के मुसलमान आप पे बहुत नजर बैठाया हुआ था और आपसे बार बार अपील कर रहा था कि इस बिल का समर्थन आप नहीं कीजिए। लोग देख रहे होंगे विजुअली कि आपका जो ईद मिलन समारोह रहा, कई सारे लोग आए गए, लगातार आज तीसरा दिन भी लोगों का जो है आना स्टार्ट रहा। ईद जो है मोहब्बत का पैगाम देता है, अमन का संदेश देता है। तो चूंकि ईद का भी मौसम है तो हम चाहेंगे कि आखिर में तारिक अनवर साहब ईद के इस मौके पर किशनगंज वासियों को, सीमांचल वासियों को, बिहार के साथ साथ पूरे वतन वासियों को ईद के मौके पर क्या संदेश देना चाहेगा? मैं यही देना चाहूंगा, ईद के मौके पे हम लोग 1 महीना रोजा रखें, उसके बाद अल्लाह ने ईद का एक मौका दिया है और इस ईद के मौके पे कहा गया ऐसा पैगाम दो कि पूरे दुनिया के लोग आपके इस पैगाम से खुश हो जाए। तो वही हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि असल पहले हम लोग जो है एक इंसान है और इंसान का मतलब है दूसरे भाई को गले लगाना। जो पैगाम मैं किशनगंज से लेकर पूरे बिहार और पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूं, आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई है, जो हिंदुस्तान का एक पहचान भी है, उसी तरह
किशनगंज भी गंगा जमनी की जमीन है। मैं किशनगंज के लोगों के तरफ से पूरे बिहार के, पूरे हिंदुस्तान को ईद की मुबारकबाद की शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे तारिक अनवर साहब, जनस्वराज के जिला संयोजक, जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी। वक्त मामले तमाम तर चीज़ों को लेकर हमने एक जो है बातचीत की और आपने सुना। हम चाहेंगे कि हमारी जो बातचीत रही इसको लेकर आपका जो अपना इज़हार ख्याल है इसे आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसी खबरों को आप शेयर करें। विदा लेते हैं आपसे। आपने सुना इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, अदा।